वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र में नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में, और वह ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान दीजिए, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इस ग्रंथि की उत्पत्ति होगी वह एंडोडर्मल होती हैं, अर्थात इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसी होगी? भ्रूणीय एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? ध्यान दीजिए, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। यानी यह आपको ध्यान रखना है किस रूप में काम करेगी? बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है, और आपको ध्यान रखना है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं। तो ये अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि होगी, यह एक मुख्य पाचक ग्रंथि है। यानी आपको ध्यान रखना है अग्नाशय ग्रंथि होगी, वह अग्नाशय ग्रंथि मुख्य पाचक ग्रंथि है। मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रंथि है? मुख्य पाचक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, और जो कि किसका स्त्रावण करती है? तो आपको ध्यान रखना है पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह किसका स्त्रावण करती है? अग्नाशय रस का स्त्रावण करती हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है। अग्नाशय रस होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि पाचन का कार्य करते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि पाचन का कार्य करते हैं, जैसे कि काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, या कार्बोक्सीपेप्टिडेज है। इस प्रकार से बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, अमाइलेज है, लाइपेज है। तो ये सारे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जिसके द्वारा ये पाचन का कार्य करते हैं। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि? एक पाचक ग्रंथि है जो कि पाचन का कार्य करती है। कौन सा भाग इसका? बहिःस्रावी भाग, जो कि इस ग्रंथि के कुल भाग का 98% भाग का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यह ग्रंथि है, इस ग्रंथि की लंबाई की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर होती है, और इसका भार लगभग 90 ग्राम के आसपास होता है। यह ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि मनुष्य में जो यू आकार की ग्रहणी भाग होता है उस ग्रहणी भाग के बीच में उपस्थित होती हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे? यह ग्रंथि अमाशय के नीचे स्थित यू आकार की ग्रहणी के बीच में उपस्थित होती हैं। यू आकार की ग्रहणी के बीच में उपस्थित होती हैं, ग्रहणी के बीच में उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, उपस्थित कहाँ होती हैं, किस प्रकार से उपस्थित होती हैं। तो अमाशय के नीचे ग्रहणी यू आकार की जो संरचना होती है उसके बीच में उपस्थित होती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इस ग्रंथि की उपस्थिति के बारे में, कहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि होगी वह यू आकार की ग्रहणी के बीच में उपस्थित होती हैं। अग्नाशय ग्रंथि है, इसके हमने बहिःस्रावी भाग की तो बात कर ही ली, जिसके द्वारा अमाशय जो अग्नाशय रस है इसका स्त्रावण किया जाता है। जबकि इसके जो अंतःस्रावी भाग होता है, यानी आपको ध्यान रखना है इसकी जो ग्रंथि है वह संयोजी ऊतकों से बनी होती है। इनके संयोजी ऊतकों के बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो इस ग्रंथि के आपको ध्यान रखना है जो बहिःस्रावी भाग होता है उनके बीच बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और अंतःस्रावी कोशिकाओं को जो समूह पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है उन्हें हम कहेंगे लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो आप ध्यान दीजिए, इस ग्रंथि के संयोजी ऊतकों के बीच में, इस ग्रंथि के संयोजी ऊतकों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं।
अंतःस्त्री कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के कोशिकाओं के समूह होते हैं, वे इनमें उपस्थित जो संयोजी उत्तक होता है, जो कि बहिस्रावी उत्तक होता है, उनके बीच बीच में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से लैंगरहैंस की द्वीपिका उपस्थित यही भाग होगा, वह किस रूप में काम करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिए, कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं उपस्थित होती हैं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, इन द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। इनमें मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली ध्यान दीजिए, अल्फा कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। पहली कौन सी ध्यान रखनी है, अल्फा कोशिकाएं। दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, तो बीटा कोशिकाएं। दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, बीटा कोशिकाएं। तो पहली अल्फा कोशिकाएं, दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, बीटा कोशिकाएं, और तीसरी कौन सी ध्यान रखनी है, तो आप ध्यान दीजिए, तीसरे प्रकार की होती हैं डेल्टा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होगी, डेल्टा कोशिकाएं। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वे उपस्थित होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, और तीसरे प्रकार की कौन सी ध्यान रखनी है, डेल्टा कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वह इनमें उपस्थित होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, अल्फा कोशिकाएं। ये कुल कोशिकाओं का आपको ध्यान रखना है 60% भाग होता है, आपको जानते हैं कुल कोशिकाओं का 25% भाग होता है, वह अल्फा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि 60% भाग होता है वो बीटा कोशिकाएं उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए 5% से 10% भाग होता है, वह कौन सी कोशिका होती है, डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इनकी कोशिकाओं के बारे में। अल्फा कोशिका हैं, इन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोगॉन का स्त्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, ग्लूकोगॉन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। तो इसके द्वारा स्त्रावण किया जाता है, वो कौन सा हार्मोन किया जाता है, ग्लूकोगॉन। और इस हार्मोन की खोज की थी वह किम्बल एवं मर्लिन ने की थी। तो इसकी खोज किम्बल एवं मर्लिन ने की थी, तो किम्बल एवं मर्लिन ने इसकी खोज की थी। जबकि दूसरी कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं, इसके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। बीटा कोशिका द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्राव किया जाता है, इंसुलिन का। और इंसुलिन हार्मोन है, इसकी खोज की थी वह सबसे पहले बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो इस प्रकार से इसकी खोज किसने की थी, बेटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी। तो बेटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी, तथा इनके क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था इसको, वो किसने किया था, तो क्रिस्टल रूप को प्राप्त किया था वो एबल ने किया था। तथा इसकी प्रोटीन संरचना के बारे में सबसे पहले बताया था, वो किसने बताया था, तो ये आप ध्यान दीजिए, प्रोटीन संरचना के बारे में सर्वप्रथम बताया था वह सेंगर ने बताया था। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की खोज की थी वो बेटिंग व बेस्ट ने की थी, जबकि एबल ने इसकी क्रिस्टल संरचना के बारे में बताया था, जबकि प्रोटीन संरचना के बारे में सेंगर ने इसका अध्ययन किया था। तीसरी कोशिका हैं वो डेल्टा कोशिकाएं, और डेल्टा कोशिकाएं इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, और तीसरी कौन सी ध्यान रखनी है, डेल्टा कोशिकाएं। पहले आप ध्यान दीजिए अल्फा कोशिकाएं, इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, ग्लूकोगॉन का स्त्रावण किया जाता है। हार्मोन ग्लूकोगॉन के क्या क्या कार्य होते हैं उस बारे में ध्यान दीजिए, ग्लूकोगॉन के कार्य कौन कौन से हैं। तो हार्मोन ग्लूकोगॉन के कार्य है उस बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहला कार्य आपको क्या ध्यान रखना है, यह हार्मोन होता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोजन को किस रूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरा कार्य आप ध्यान दीजिए, यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को करता है, अर्थात आपको ध्यान रखना है एमिनो अम्लों एवं वसीय अम्लों से। ध्यान दीजिए, एमिनो अम्लों एवं आपको ध्यान रखना है वसीय अम्लों, एमिनो अम्लों एवं वसीय अम्लों को, ये एमिनो अम्लों एवं वसीय अम्लों को किस रूप में परिवर्तित करता है,
ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। तो एमिनो अम्ल एवं वसीय अम्लों से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को आप ध्यान दीजिए ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी कौन प्रेरित करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन प्रेरित करता है। अर्थात यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को ये क्या करता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन होगा, ये हार्मोन ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कार्य करेगा, वो कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन। अगला हमें सेकेंड ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। इंसुलिन के कार्य कौन कौन से हैं उस बारे में ध्यान दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यह हार्मोन ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करता है, ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, यह ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकागॉन के विपरीत कार्य करेगा। कैसे काम करेगा? ध्यान दीजिए, यह ग्लूकोज को किस रूप में बदलता है? ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि ग्लूकागॉन हमने देखा था ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में। तो ये ग्लूकोज को किस रूप में परिवर्तित करेगा? अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये ग्लाइकोजन होता है, इसका पेशियों एवं यकृत में संचय हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा उसको सामान्य बनाए रखने का कार्य है वह इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन होगा वह ग्लूकोज को किस रूप में परिवर्तित कर देगा? ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। अर्थात रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या बनाए रखेगा? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनाए रखना। ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? सामान्य होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये इंसुलिन का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त ये आधारी उपापचय दर को भी नियंत्रित करता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, उस रेट को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो बीएमआर को भी नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त पेशियों में जो अतिरिक्त रूप से ग्लाइकोजन होगा उसको संचय करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन के संचय का कार्य भी इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में सोमेटोस्टेटिन, यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, यह इन दोनों हार्मोनों को सामान्य बनाए रखने में कार्य करता है। अर्थात आपको ध्यान रखना, यह ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन के निरोधक के रूप में कार्य करता है। ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन के निरोधक का कार्य करता है, के निरोधक का कार्य करता है। यानी इनको दोनों को सामान्य बनाए रखने का कार्य करता, वो कौन सा कार्य करता? हार्मोन कार्य करता है, सोमेटोस्टेटिन कार्य करता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसका कार्य? सोमेटोस्टेटिन का कार्य हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, इंसुलिन की कमी एवं अति स्त्रावण से होने वाले रोग। पहले आप ध्यान दीजिए, अल्प स्त्रावण संबंधी रोगों में कौन कौन से रोग आपको ध्यान रखना है। तो इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहा जाता है। मधुमेह रोग कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है? इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से, इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण से आपको ध्यान रखना है। अगर इंसुलिन का कम स्त्रावण होगा तो ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह रोग कहलाता है। तो पहला आपको एक रोग ध्यान रखना है, मधुमेह रोग। यानी आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन की कमी के कारण से मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया रोग होगा, उस रोग को ही हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो मधुमेह रोग होता है वह किसके कारण से होता है?
इंसुलिन के अपस्रावन से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया या मधुमेह रोग कहा जाता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान का बहुमूत्रता या पोलीयूरिया, यदि आपको ध्यान रखना है इंसुलिन की मात्रा कम स्त्रावन होती है, उस समय मधुमेह रोग होता है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, तो बार बार मूत्र आता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, बहुमूत्रता कहते हैं। और बार बार मूत्र त्यागने के फलस्वरूप एक और रोग हो जाता है जिसे हम पोलीडिप्सिया कहते हैं, यानी बार बार प्यास लगना क्या कहलाता है, पोलीडिप्सिया कहा जाता है। तो पोलीडिप्सिया रोग भी इसी के कारण से होता है। तो पोलीडिप्सिया रोग हो गया, बहुमूत्रता, मधुमेह रोग हुआ, वह इसके कारण से होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कीटोसिस रोग होता है, वो भी इसी के कारण से होता है। तो कीटोसिस रोग होता है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होगी वह एसीटोन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण से रोगी बेहोशी में चला जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, कीटोसिस कहा जाता है। तो कीटोसिस रोग में आपको क्या ध्यान रखना है, रोगी का बेहोशी में चला जाना। तो ये सारे रोग है वो अल्पस्रावन संबंधी होते हैं। अतिस्रावन से कौन सा रोग होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो अतिस्रावन होगा उसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, अर्थात अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा है वह रक्त में कम हो जाती है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण से कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, और अतिरिक्त ग्लूकोज नहीं मिलने से थकावट महसूस होती हैं। तो थकावट महसूस होती है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से कमजोरी आना, थकावट महसूस हो जाना, ये रोग है वह रोग किसके कारण से होता है, अतिस्रावन के कारण से होता है। अतिस्रावन होने से आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज की मात्रा रक्त में कम हो जाएगी, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में कोशिकाओं को अधिक मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में ग्लूकोज नहीं प्राप्त हो पाता है। और आपको ध्यान रखना है इसके कारण से व्यक्ति है उसमें जो देखने की शक्ति वो कम हो जाती है, व्यक्ति होता है उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा कम होने से ऊर्जा कम हो जाती है, थकान महसूस होती है, ये सारे लक्षण वो इस रोग में देखे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से एक और ग्रंथि आपकी कंप्लीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है।